हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले क्लास 9 का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जब एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, या देख सकते हैं क्या क्या सवाल है। चलिए सभी को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, समझ लो, ठीक है। भले आपको वीडियो देखने में 10 मिनट लग जाए, लेकिन 10 मिनट का काम आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी को रटने में बहुत टाइम लगता है और फिर भूल जाओगे तो दिक्कत। तो समझ लोगे तो खुद की भाषा में आराम से लिख लोगे और उसमें नंबर भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो किस प्रकार 10th वाले इस पर नंबर फोड़े हैं समझ समझ के। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, और इंस्टाग्राम में मुझसे अभी तक नहीं जुड़े तो वहां भी जुड़ सकते हो। देखिए क्या है, पहला सवाल है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे। देखिए, नात्सी सोच मतलब जर्मनी का एक पार्टी जिसको नाजी पार्टी बोलता है, या फिर जिसको नात्सी पार्टी भी बोलता है। ठीक है, उसी को नात्सी उसी को नाजी बोला जाता है। यहाँ देख सकते हो नात्सी सोच के खास पहलू क्या क्या था। देखो लोग क्या सोचता था। नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। पहला नंबर हो गया क्या, कि वो जो नाजी पार्टी था उसके जो दल के लोग थे वो जर्मनी को पूरा सबसे श्रेष्ठ मानता था पूरे देश में, पूरे विश्व में। और क्या चाहता था कि पूरे विश्व पर जर्मनी ही का ही प्रभाव हो। ठीक है, मतलब पूरे विश्व पर जर्मनी का कब्जा हो, इस प्रकार का चाहता था। कौन? नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? हिटलर, अडोल्फ हिटलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने युद्ध की सराहना की तथा युद्ध के बल पर दूसरे देशों से जीतना चाहते थे। और जो नाजी पार्टी वो हमेशा युद्ध की सराहना करता था कि हाँ चलो युद्ध ही सब कुछ है, और युद्ध के बल पर वो दूसरे देशों से जीतना चाहता था। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनसे छीन लिए गए थे। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा बहुत सारा जगह था जो जर्मनी के अंडर से चल गया था और उन पर बहुत सारे कर थोप दिए गए थे। तो जर्मनी पर हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जहां पर उसका अधिकार हट गया था उन पर जीत लिया, और वो सभी जगह उनसे छीन लिया था जो उपनिवेश वहां पर रहते थे वो जगह को। ठीक है, मतलब बाहर से आके कोई देश वहां अपना हक जमाया हुआ था, उन सभी को वहां से भगा दिया था। नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए है न कि देश के लिए। मतलब नाजी पार्टी की जो थे वो लोग क्या था, वो लोग सबसे पहले देश को देखते थे, जनता को नहीं। ठीक है, वो लोग ये सोचता कि जनता जो है वो देश के लिए है, देश जनता के लिए नहीं है, ये उनका सोच था। समझ रहे हो? अगला पॉइंट है, नाजी लोग लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थी, और नाजी पार्टी कभी लोकतंत्र पक्ष में नहीं थी, आपको पता भी है। वही जाकर आगे राजतंत्र घोषित कर दिया और पूरे देश पर वो अपना हक चलाना चाहता था, और इस प्रकार वो चलाया भी। जैसे हिटलर ने चुनाव जीता उसके बाद कुछ ही सालों आपको कुछ वक्त बाद क्या किया, वो पूरा पावर को अपने हाथों में ले लिया, सभी पार्टियों का जो है उसको खत्म कर दिया कि चलो अब किसी पार्टी का प्रभुत्व नहीं रहेगा, और राजतंत्र स्थापित कर दिया। नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। देखो, जनता पर पूरा नियंत्रण कि अब जनता कुछ नहीं करे। ठीक है, क्योंकि अब नाजी पार्टी जो था वो क्या, एक आक्रामक रूप तानाशाह बन चुका था। ठीक है, उसका जो मन में आएगा करेगा। ठीक है, जनता की बात नहीं सुनी, क्योंकि अब तो जनता जनतंत्र हटा चुका था, प्रजातंत्र राजतंत्र कर दिया था। ठीक है, क्या क्या देखो तरीके अपनाए थे। विशेषाधिकार अधिनियम मार्च 1933 द्वारा संसद के समस्त अधिकार हिटलर को देकर राज्य में तानाशाही स्थापित कर देगी। क्या किया, एक विशेषाधिकार अधिनियम निकाला। ठीक है, मतलब जिसको अध्यादेश बोला जाता है, वो निकाला, और उसके तहत जो आगे हिटलर था, जो नाजी पार्टी के संस्थापक, ठीक है, जो चुनाव जीता था, उन पर सारा अधिकार उनको मिल गया, देकर राज्य में तानाशाही स्थापित कर देगी। सारा संसद का सारा अधिकार किसको दे दिया? हिटलर को मिल गया, और वो तानाशाही स्थापित कर दिया राज्य में। ठीक है, अब जनता का कुछ नहीं चलेगा, जनता जो कुछ बोलेगा उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाएगा। आगे देखो क्या है, नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी लगा दी। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के छोड़कर, ठीक है, बाकी जितनी सारी पार्टियां थी वहां जर्मनी में, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि चलो अब तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, अब कभी चुनाव होगा ही नहीं। ठीक है, हम जो बन गए सरकार तो हम ही रहेंगे। आगे देखो, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, कोर्ट पर, पुलिस पर, सेना पर, सभी का पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण कर लिया। कौन? एडोल्फ हिटलर। कोई भी किसी हिटलर के आदेश के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पूरे समाज जो नात्सियों के अकॉर्डिंग चले, कोई विरोध तो नहीं कर रहा है ना, कोई नाजी पार्टी का विरोध तो नहीं कर रहा है ना, तो उसको देखने के लिए एक दस्ता गठित कर दिया, ताकि मतलब अच्छे तरीके से, सारा व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चले। अगला सवाल देखते हो, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी क्यों है। तो देखो, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के धरोहर में धनी है क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसीलिए यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की हर जगह अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, जैसे कहीं जलोढ़ मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, तो कहीं लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। समझ रहे हो? भारत में कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम,
कहीं मध्यम तो कहीं कम वर्षा होती है। आपको पता है कि भारत में कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं कम होती है, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति मिलते हैं। ठीक है, अब वर्षा के अनुसार वनस्पति का उगा होता है ना, जैसे बरसात के दिनों में धान उगता है, धान होता है ना, तो उसी प्रकार बरसात के अकॉर्डिंग आपका हर जगह वनस्पति होता है। तो जहाँ ज़्यादा वनस्पति वर्षा होगा वहाँ कुछ और वनस्पति होगा, जहाँ कम होगा वर्षा वहाँ कुछ और टाइप का वनस्पति होगा, पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप ही जलवायु दशाओं तथा मृदा पर निर्भर करता है। किसी देश का जो प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप होगा, किस प्रकार पेड़ पौधे रहेंगे, वो उस जगह का जलवायु निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कहीं पर आम अच्छा नहीं होता है, आप लोग देखेंगे लीची, जैसे बिहार में ज़्यादा लीची होता है, मुजफ्फरपुर में। इसी प्रकार वो मिट्टी पर निर्भर करता है। ठीक है, कहीं घने वन दिखाई देते हैं तो कहीं घास फूहियाँ और झाड़ियाँ दिखाई देती है। इन सभी, अरे भाई साहब नेताओं क्या हो गया, इन सभी के कारण भारतीय वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। और इन्हीं सभी कारणों के कारण क्या हो जाएगा, नेताओं नहीं होगा। ठीक है, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। ठीक है, अगला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है। तो देखो, सदाबहार वन नाम से ही सुनाई मिल रहा है ना, हमेशा बहार रहेगा उसमें, सदाबहार। तो देखो ना क्या है, सदाबहार वनों के बीच अत्यंत सघन लंबे तथा सदैव हरे भरे बन रहते हैं। सदाबहार क्या हमेशा हरा भरा रहता है, बहुत लंबे लंबे और क्या घने बन रहता है। ठीक है, अत्यंत सघन मतलब बिल्कुल सामने सामने रहेगा, आपको चलने का भी जगह नहीं मिलेगी, इतना घना जंगल होगा वहाँ पर। ठीक है, इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल पाए जाते हैं, अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। ठीक है, और इन वृक्षों के नीचे क्या दलदल मतलब दलदल टाइप का मिट्टी होता है जिसमें आप लोग जा नहीं सकते हो। इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैले जीव जंतु पाए, आप लोग देखेंगे, आप लोग कहीं बहुत जंगल झाड़ी रहता है ना, वहाँ पर विषैले रहता है ना, सांप रहेगा, कुछ विषैला जंतु रहेगा, इस प्रकार के वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ जब बहुत ही जहाँ घने जंगल पाए जाते वहाँ पर, ठीक है, उन्हीं जंगलों को सदाबहार वन कहते हैं। और क्या है कि यह वन कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये फोटो, ये है दोस्तों सदाबहार वन का फोटो है। ठीक है, और ये देखिए पर्णपाती वन का फोटो है। पर्णपाती वन कैसा होता है, देखिए बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसमें और जगह रहता है इसमें। ठीक है, इसमें जीव जंतु रहते हैं, आते हैं जाते हैं, इस टाइप का है। तो क्या देखो, पर्णपाती वनों के वृक्ष कम घने अपेक्षाकृत छोटे तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिराते हैं। पर्णपाती वन कैसा होता है, क्या घना कम होता है। ठीक है, और छोटा भी होता है, और गर्मी के दिनों में दोस्तों ये अपना पत्ता गिराता है, जैसे बांस हो गया, साल हो गया, ये सारा चीज। इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाई जाती है, अतः इन वनों में सरलता से प्रवेश किया जा सकता है। और ये जो पर्णपाती वन होता है इसमें दलदल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ घने घने नहीं होते हैं, जगह होता है, तो धूप निकलता है, धूप गिरता है तो वो सूख जाता है जगह। इन वनों के वृक्षों के नीचे जंगली पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, और इसके पीछे क्या, इसके बीच में क्या जंगली पशु रहते हैं। ठीक है, आते हैं जाते हैं यहाँ, उस प्रकार से। यह वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान आदि राज्यों में पाए जाते हैं। कौन, ये पर्णपाती वन। समझ रहे हो, दोनों डिफरेंस समझ गए क्या क्या है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहला अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी योजना, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना, तो वो मुख्य उसका मुख्य विशेषताएं क्या, देखो पहला है इस अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था, जो और ये कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, मतलब यानी कि मनरेगा कर दिया गया बाद में। आगे देखो, यह अधिनियम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन रोजगार का प्रावधान है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हर एक परिवार को 100 दिन का कम से कम रोजगार मिलेगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के भीतर, अगर आवेदक ठीक है जो है उसको 15 दिन के अंडर में काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो फिर उन्हें दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। समझ रहे हो। अगला सवाल है, औपनिवेशिक काल में कृषि विस्तार के मुख्य कौन कौन से कारण थे। औपनिवेशिक काल में जो कृषि विस्तार हुआ उसके कारण क्या क्या थे। तो देखो, औपनिवेशिक देशों को अपने कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए होता था, इसीलिए उसने किसानों को कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहली बात कि जो औपनिवेशिक देश थे, जो बाहर से आकर जो इस हमारे देश में राज कर रहे थे, उनको क्या, उनको कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए होता था। ठीक है, कच्चा माल जो भी, तो इसलिए उन्होंने क्या, किसानों को कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अगला, इंग्लैंड के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती थी। अब तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो खाने का सामान भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए उन्होंने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया। यूरोपीय देशों में चाय, कॉफी, रबड़ आदि की बहुत मांग थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन चीज़ों की पैदावार भारत में एक बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर यूरोप में दोस्तों चाय, कॉफी, रबड़ की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर इसको भारतीय वनों में इसकी मतलब वनों को काटकर इसका पैदावार शुरू कर दिया। और अंतिम पॉइंट है कि कई ऐसे जगह थे जहाँ सरकार को कर की प्राप्ति नहीं होती, जहाँ से, ठीक है, मतलब उस सरकार को कोई कर नहीं मिलता था, इसलिए उन वनों को कटवा कर वहाँ पर खेती करवाना शुरू कर दिया।
समझ रहे हो। तो ये सारा चीज़ था आप लोगों का सोशल साइंस का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का हम महातांडव ला देंगे, आज ही आ जाएगा, चिंता मत करो, शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और सभी दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी कुछ सीखेंगे और आपको दुआएं ही देंगे। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।